Hello guys, welcome to all of you at your own channel Book Hive Educator. As you know, I'm विकास श्रीवास्तव, the teacher of English. आज जो हम क्लास देखेंगे वो एरर डिटेक्शन के ऊपर देखेंगे। पर्टिकुलरली ये वीडियो मैं लेकर के आया हूँ आर्टिकल के ऊपर। देखो बच्चों, एक चीज़ हमेशा ख्याल रखना कि जब आप बहुत सारे रूल्स पढ़ते हो किसी भी एक पर्टिकुलर टॉपिक के, तो रूल्स तो अच्छी बात है, आपके कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, लेकिन साथ ही इट इज़ ऑल्सो गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इफ़ यू प्रैक्टिस मोर फॉर दैट पर्टिकुलर टॉपिक। अगर उस पर्टिकुलर टॉपिक के लिए अगर आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करते हो दैट इज़ गोइंग टू बी बेनिफिशियल फॉर यू इन द एग्जामिनेशन हॉल। तो ये जो आज की जो वीडियो है ये स्पेशली आर्टिकल की है। आर्टिकल में बहुत सारे नई इन्फॉर्मेशन मैं आपको दूंगा। आप साथ ही साथ कॉपी पेन लेकर के बैठो, इस चीज़ को नोट डाउन करते रहो, और अगर किसी भी बच्चे को कहीं भी कोई डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में अपने डाउट पूछ सकते हो। डेफिनेटली आई एम जस्ट सिटिंग हियर टू आंसर ऑल ऑफ योर क्वेश्चन। एंड गाइज वंस अगेन आई वुड लाइक टू थैंक ऑल ऑफ यू कि आपने बहुत ही ट्रिमेंडस सपोर्ट किया है मेरी वीडियो को, क्योंकि बहुत अच्छे से मैंने देखा कि यहाँ सारे बच्चों ने सपोर्ट किया है, तो थैंक यू तो बनता है, इसलिए आई वुड लाइक टू थैंक यू ऑल ऑफ यू गाइज। कीप इट अप गाइज, वेरी वेल। चलो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। जो आज की क्लास में है, जैसे कि बेसिकली क्या होता है कि अगर आप किसी भी एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, DSSS या फिर किसी भी स्टेट लेवल के एग्जामिनेशन देते हो, तो बेसिकली इसमें 4 ऑप्शंस गिवन होते हैं, ABCD या फिर 1 2 3 4, ठीक है। लेकिन बैंकिंग वगैरह में 5 दिए जाते हैं। इट डजेंट मैटर वेदर द सेंटेंस हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू 3 4 5 पार्ट्स, इट डजेंट मैटर, ओवरऑल हमें उसमें एरर फाइंड करनी है, ठीक है गाइज। तो यहाँ पर मैंने एक सेंटेंस को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है। यहाँ पर लिखा गया है द डेमोक्रेटिक, ये फर्स्ट पार्ट है, पार्टी इज अ सेकेंड पार्ट, अम्ब्रेला फॉर मेनी थर्ड पार्ट, लिबरल ग्रुप्स 4 पार्ट, एंड नो एरर 5th पार्ट। इफ़ यू फाइंड एनी एरर इन दिस पर्टिकुलर सेंटेंस, अगर लगता है किसी भी एक पर्टिकुलर सेंटेंस में कुछ मिस्टेक है, आपको पेपर में बैठ करके बस उसे टिक करना है। अगर आपको लगता है कि ये गिवन सेंटेंस परफेक्टली फाइन है, देन यू हैव टू जस्ट गो फॉर नो एरर। तो एक बार देखते हैं कि सेंटेंस में एरर है क्या। सबसे पहले बच्चों एक बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ, और आप इसे नोट डाउन भी करते रहना, कि जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज़ होती है, ठीक है, जैसे पॉलिटिकल पार्टीज़ की मैं बात करूं तो जैसे बीजेपी कह सकते हो, द कांग्रेस कह सकते हो, जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज़ है, एक रूल कहता है यू हैव टू यूज़ आर्टिकल द जस्ट बिफोर दैट। आपको एनी हाउ उस पॉलिटिकल पार्टी के पहले आर्टिकल द का यूज़ करना होगा। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको और भी यहाँ पर क्लियर कर देना चाहता हूँ कि जितने भी क्वेश्चन मैं यहाँ पर आपके साथ डिस्कस करूँगा, एवरी सिंगल क्वेश्चन हैज़ बिन आस्क्ड इन योर प्रीवियस एग्जामिनेशन। सारे प्रीवियसली आस्क्ड क्वेश्चन में हमेशा आपको लेकर के आता हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है कि मैं खुद से फ्रेम करता हूँ। तो देखो द डेमोक्रेटिक पार्टी, तो ये कहीं ना कहीं लग रहा है कि डेमोक्रेटिक पार्टी एक पॉलिटिकल पार्टी का नाम है, तो पॉलिटिकल पार्टी के पहले हमें क्या यूज़ करना चाहिए, द। तो यहाँ तो परफेक्टली फाइन है, कोई इशू नहीं है। लेकिन साथ ही हमने देखा यहाँ पर लिखा गया है कि पार्टी इज अ अम्ब्रेला। आपने बचपन से सुना होगा कि वॉवेल के पहले एन आता है और कॉन्सोनेंट के पहले ये ए आता है, लेकिन मैं आपका कंसेप्ट थोड़ा सा चेंज करना चाहूँगा। इस बेसिस पर मैंने एक और भी वीडियो बनाई है आर्टिकल के बेस पे, आप वो वीडियो ज़रूर देखना अगर आपने वो वीडियो मिस कर दी है तो। लेकिन यहाँ पर मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ, देखो जैसे आपको पता है कि श्रीवास्तव सर हमेशा चीज़ों को प्रैक्टिकली बताते हैं, और मेरा मानना भी है कि अगर आप प्रैक्टिकल होकर के चीज़ें पढ़ो तो आपको ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, रैदर कि मैं कहूँ कि आप इंग्लिश पढ़ रहे हो, आई विल जस्ट गिव यू द टर्मिनोलॉजी ऑफ इंग्लिश। नहीं, मैं फॉर्मेलिटीज़ करने नहीं आता हूँ, मैं आपको पढ़ाने आता हूँ, मैं आपको सिलेक्शन दिलाने के लिए आता हूँ, तो फॉर्मेलिटीज़ नहीं करनी है। मैं एक छोटी सी बात बताना चाहूँगा, बचपन से हमने पढ़ा होगा क ख ग घ, है ना, हिंदी बोलते हैं तो जाहिर सी बात है, और एक ग्रुप हमने बना दिया अ से लेके अह तक, ठीक है। दूसरा हमने ग्रुप बना दिया क से लेकर के ज्ञ तक। आपको देखो, ये मैं आपको तरीका बता रहा हूँ, दिस इज़ अ वेरी यूनिक वे, याद रखो, पूरी लाइफ कहीं नहीं फंसोगे। जब कभी भी आप कोई वर्ड प्रोनाउंस करो, और प्रोनाउंस करने के बाद देखो कि उसका फर्स्ट लेटर अगर अ से अ के बीच में प्रोनाउंस हो गया, तो उस वर्ड के पहले आप रखोगे एन, और अगर क से ज्ञ के बीच में प्रोनाउंस हो गया रखोगे ए। सिंपल, कोई वॉवेल नहीं, कोई कॉन्सोनेंट मुझे नहीं बताना है, वॉवेल कॉन्सोनेंट, मुझे आपको प्रैक्टिकल चीज़ों की नॉलेज देनी है। अगर किसी भी वर्ड का फर्स्ट लेटर क और ज्ञ के बीच में प्रोनाउंस हो गया ए जाएंगे, और अगर अ से अ के बीच में प्रोनाउंस हो गया तो एन जाएंगे। बाकी आपको सेकंड थॉट नहीं रखनी है, एंड दिस इज 100% ट्रू। अब देखो, अगर मैं इस अम्ब्रेला को लिखूं तो मैं क्या लिखूंगा हिंदी में, अम्ब्रेला, ऐसे। तो फर्स्ट लेटर ही हमें देखना है क्या प्रोनाउंस हो रहा है, अ से अ के बीच में, यानी क्या जाना चाहिए, एन जाना चाहिए। सेकंड पार्ट में एरर है, यहां पर हमें करना होगा एन अम्ब्रेला।
छोटी सी बात है। देखो अब एक इसका एग्जांपल और भी देना चाहता हूँ। देखो कैसे पजल करते हैं पेपर में आपको। मैं अगर आपसे कहूँ ये पेपर में क्वेश्चन पूछा गया है, हैंड राइटिंग मेरी थोड़ी सी समझना, मैं आपसे कहूँ कि 1 रुपी नोट, ठीक है, 1 रुपी नोट, आप पजल हो जाओगे, दिस इज अ वॉवेल, एन कर दोगे। लेकिन अगर आप इसकी हिंदी बोलो तो बेटा क्या आ रहा है, 1, देखना फर्स्ट लेटर क्या आ रहा है, वो किसके बीच में आ रहा है, क और ज्ञ के बीच में, हम जाएंगे ऑफ 1 रुपी नोट। एंड दिस क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड मेनी टाइम्स इन योर एग्जामिनेशन। तो अब देखो, अब देखो दूसरा, अगर मैं यहां पर लिखता हूं ऐसे, देखो प्रोनाउंसिएशन बहुत मैटर करता है। लिखा गया है ONION, इसे क्या पढ़ोगे आप, अनियन पढ़ोगे। तो देखना फर्स्ट लेटर क्या आ रहा है, अनियन, ओ आया, इसके पहले क्या जाएगा, इसके पहले जाएगा एन, क्योंकि ये प्रोनाउंस हो रहा है ओ से अ के बीच में। तो देखो वही ओ है तो यहाँ पर ए आ गया, वही ओ है तो यहाँ पर एन आ गया। इट मीन्स व्हाट, इट कंप्लीटली डिपेंड्स अपॉन द प्रोनाउंसिएशन, कि आप कैसे बोलते हो। काफ़ी बार इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और यही आर्टिकल का सबसे मेन क्वेश्चन होता है जो पूछे जाते हैं। एक आर्टिकल द भी होता है। जैसे एक और भी आपको एग्जांपल से समझाऊं, मैंने लिख दिया यहाँ पर MP, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। अगर आप इसे कहते हो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, दिस इज नॉट रिटन हियर ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, लेकिन आप इसे कैसे पढ़ोगे, आप इसे ऐसे ही हिंदी में बोलोगे ना, MP। तो आपको फर्स्ट लेटर ही देखना है, पूरा लिखने की जरूरत भी नहीं है। M तो यानी किसके बीच में आ रहा है, ओ से अ के बीच में क्या जाएगा यहाँ पर बच्चों, एन जाएगा। बहुत ईजी है। तो ये तरीका आप याद रखोगे, तो इसलिए इस पार्ट में एरर है, सेकंड पार्ट में वी मस्ट यूज हियर एन, ठीक है। सो इसका एक्सप्लेनेशन ये है कि एन अम्ब्रेला होगा, जो मैंने आपको यहाँ पे बताया। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, दिस यूनिवर्सिटी इज अ अनइनकॉर्पोरेटेड सेंसस डेजिग्नेटेड प्लेस इन आउटस्कर्ट्स ऑफ द सिटी, ठीक है। कुछ नहीं करना है, सिंपली ये जो लिखा गया है अनइनकॉर्पोरेटेड, इसे मैं हिंदी में लिख दूंगा। जब फर्स्ट में लिखूंगा तो हमें तो फर्स्ट लेटर ही देखना है ना, देखना क्या आ रहा है, ये ओ से अ के बीच में आ रहा है, यानी कि यहाँ पर ए की जगह क्या होना चाहिए, एन होना चाहिए। तो इसका एक्सप्लेनेशन क्या हो जाएगा, एन अनइनकॉर्पोरेटेड। बहुत ही आसान है, कोई वोवेल कॉन्सोनेंट नहीं, कुछ भी नहीं करना है मुझे सिंपली प्रैक्टिकल चीज़ों के बेसिस पर नॉलेज लेनी है, प्रैक्टिकल चीज़ों के बेसिस पर मुझे एग्जाम क्लियर करना है, ठीक है। सो आई थिंक ये आपको समझ आया। अगर बच्चों ये ट्रिक आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक जरूर करो, शेयर करो, ताकि और भी बच्चों को ये मिल सके। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। हिज प्लेयर हु वॉन द मैच फॉर अस। बहुत अच्छे से एक बात का ख्याल रखना कि जब हम किसी भी बहुत ज़्यादा डेफिनेट, पर्टिकुलर, किसी स्पेसिफिक चीज़ के बारे में बात करते हैं तो उसके पहले आर्टिकल द का रखना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। आर्टिकल द को इसीलिए तो कहा जाता है कि डेफिनेट आर्टिकल। डेफिनेट क्यों, क्योंकि ये हमेशा डेफिनेट यानी कि निश्चित चीज़ों के पहले आता है। वैसे बहुत सारे इसके रूल्स हैं, लेकिन एक रूल इसका द मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि एनीथिंग दैट इज पर्टिकुलर, एनीथिंग दैट इज स्पेसिफिक, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, वी मस्ट यूज आर्टिकल द बिफोर दैट। यहाँ पे बात कही गई है कि ही इज प्लेयर हु वॉन द मैच। क्या हम सारे प्लेयर के बारे में बात कर रहे हैं? नहीं, हमने किसी एक खास प्लेयर के बारे में बात की है कि ही इज द प्लेयर, यह वही प्लेयर है जिसने मैच जीता हमारे लिए, यानी कि हमने खास प्लेयर के बारे में बात की। हम कहते हैं कि दिस इज द स्कूल इन विच आई हैव रेड, या वही स्कूल है जिसमें मैंने पढ़ाई की है। आई एम जस्ट नॉट टॉकिंग अबाउट एनी अदर स्कूल, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट अ वेरी डेफिनेट, वेरी पर्टिकुलर स्कूल। मैं कहूँ ही इज द डॉक्टर हु सेव्ड माई लाइफ, या वही डॉक्टर है जिसने मेरी लाइफ बचाई। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट एनी अदर डॉक्टर। हमने कि जब कभी भी आप किसी खास चीज के बारे में बात करते हो, मैं कहूँ कि मेरे फादर ने कल एक रेडियो खरीदा, बहुत अच्छी बात है, बट वो रेडियो खराब है। तो क्या हमने सारी रेडियो के बारे में बात की है जो खराब है? नहीं, हमने उस रेडियो के बारे में बात की है जो रेडियो मेरे फादर ने खरीदा। द रेडियो वॉज आउट ऑफ ऑर्डर। तो इस तरीके से आप डेफिनेट पर्टिकुलर चीजों को याद रखोगे तो इस सेंटेंस में हम कहां पे एरर फाइंड करेंगे? यहां पर, यानी कि इसका एक्सप्लेनेशन क्या होना चाहिए? द प्लेयर होना चाहिए। अभी जो आप मुझे सुन रहे हो, आप चाहो तो इसको नोट्स भी बना सकते हो, क्योंकि ये प्रैक्टिकल चीज है जो पेपर में पूछे गए हैं। So moving to the next question, Mr. Barack H. Obama is the 44th president of the United States. देखो इसमें एरर क्या है। जब आप एडजेक्टिव पढ़ोगे, एडजेक्टिव में एडजेक्टिव ऑफ नंबर होते हैं 2 टाइप्स के, ध्यान से सुनना मेरी बात। एक होता है डेफिनेट एडजेक्टिव ऑफ नंबर, एक होता है इनडेफिनेट एडजेक्टिव ऑफ नंबर।
डेफिनेट एडजेक्टिव ऑफ नंबर को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक होता है कार्डिनल नंबर, दूसरा होता है ऑर्डिनल नंबर, तीसरा होता है नॉमिनल नंबर और चौथा होता है मल्टीप्लिकेटिव नंबर। आई रिपीट, एक होता है हमारा कार्डिनल नंबर, एक ऑर्डिनल नंबर, एक होता है हमारा नॉमिनल नंबर, एक होता है मल्टीप्लिकेटिव नंबर। ये दो नंबर से तो क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन इन दोनों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। भाई कार्डिनल नंबर कौन सा होता है? कार्डिनल नंबर वो होते हैं जो कि गिनती के होते हैं, जो काउंटिंग के होते हैं, विच कैन बी काउंटेड। जैसे अगर आपको काउंटिंग स्टार्ट करनी है तो आप कैसे कहोगे 1 2 3 4 5, तो ये काउंटिंग के नंबर हो गए। ऑर्डिनल नंबर बेसिकली किसी भी एक ऑब्जेक्ट का पोजीशन बताता है, उसका स्थान बताता है, उसका क्रम बताता है, उसका सीक्वेंस बताता है। जैसे मैं कहूँ कि वो थर्ड है, वह मेरा जो दोस्त है ना वो फिफ्थ है, ही सिक्स्थ, सेवेंथ, एट्थ, नाइन्थ, टेंथ, ऐसे कहते हैं ना, फर्स्ट, लास्ट, नेक्स्ट। ये सारे क्या बताएंगे आपको? पोजीशन बताते हैं। तो जब पोजीशन बताएंगे तो उसे हम कहते हैं ऑर्डिनल नंबर। ये रूल कहता है इंग्लिश का, ये रूल कहता है आर्टिकल द का, वेन एवर वी यूज एन ऑर्डिनल नंबर यू हैव टू यूज आर्टिकल द बिफोर दैट। तो यहाँ का एक्सप्लेनेशन ये है कि आर्टिकल द इज यूज्ड बिफोर ऑर्डिनल नंबर। ऑर्डिनल नंबर क्या होते हैं? जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पर, देखो द फर्स्ट, द सेकेंड, द थर्ड, द 13th, द 44th। तो देखना यहाँ पे ये तो ऑर्डिनल नंबर है, यानी कि इसके पहले मुझे क्या रखना चाहिए? आर्टिकल द रखना चाहिए। क्या हो जाएगा? मिस्टर बैरक एच ओबामा इज द 44th प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स। कहाँ मुश्किल है यार, लोग इस चीज को मुश्किल बना देते हैं। नथिंग इज यू कैन से इम्पॉसिबल। इफ यू आर विलिंग यू कैन जस्ट गेट योर डिजायर्ड जॉब। ठीक है, आगे चलते हैं। इट विल टेक नियरली अ आवर टू रीच द डेस्टिनेशन। अगर मैं बचपन की बात याद करूं तो एच तो एक कॉन्सोनेंट होता है, तो उसके अकॉर्डिंग तो ए आ गया। लेकिन मैंने अभी आपको जो तरीका बताया, आप अगर आर को हिंदी में बोलोगे तो कैसे बोलोगे? आर ऐसे बोलते हो ना, आर ऐसे। तो ये क्या है? अ आ गया ना। तो जब अ आ गया फर्स्ट लेटर वी गो फॉर एन, सो दैट एक्सप्लेनेशन इज, हम कह सकते हैं कि एन आर होना चाहिए। बहुत आसान हो गया, दिस इज वेरी इजी। लेकिन भाई अगर मैं यहाँ पर बात करूँ बच्चों हॉस्पिटल की, ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि कहीं भी आ गया तो आप एच आ गया तो आप एन रखोगे, नहीं, सब कुछ डिपेंड करता है प्रोनाउंसिएशन पे। इसको क्या बोलोगे आप? हॉस्पिटल। फर्स्ट लेटर क्या आया? ह, यहाँ जाएगा ए। इट्स वेरी इजी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, द वाटर इज इंपॉर्टेंट फॉर द सर्वाइवल ऑफ लाइफ। आप मेरी एक बात याद रखना कि नाउन को ना 5 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। मटेरियल नाउन वो होते हैं जो मैटर होते हैं, जो सब्सटेंस होते हैं, पदार्थ होते हैं, जिससे मिला करके हम कुछ और चीज़ें बना सकते हैं। जैसे प्लास्टिक है, राइस है, मिल्क है, वाटर है, ये सब क्या होता है? मटेरियल नाउन। तो कहता है कि किसी भी मटेरियल नाउन से पहले आर्टिकल द का यूज़ नहीं होना चाहिए। हाँ, आप आर्टिकल द का यूज करोगे मटेरियल नाउन से पहले जब वो मटेरियल नाउन इंपॉर्टेंट हो जाए, निश्चित हो जाए, डेफिनेट हो जाए। मैंने अभी आपको बताया ना, जैसे मैं कहूं कि मैं पानी पी रहा हूं, आई एम ड्रिंकिंग वाटर, सिंपली, तो वाटर वहां पे क्या है? मटेरियल नाउन है। लेकिन जब मैं कहूं कि जो पानी मैंने पिया था वो कॉन्टामिनेटेड था, प्रदूषित था, तो क्या मैं सारे पानी की बात कर रहा हूं इस सेंटेंस में? नहीं, मैं तो उस पानी की बात कर रहा हूं जो पानी मैंने पिया था। तो मैं कहूंगा द वाटर आई ड्रैंक वॉज कंटामिनेटेड, वॉज पॉल्यूटेड। तो दो तरह की बातें हो रही है। एक तो सबसे पहले हम याद रखेंगे कि मटेरियल नाउन के पहले आर्टिकल द नहीं आता है, चाहे कोई भी आर्टिकल नहीं आता है। और अगर आएगा भी तो द आ सकता है कब? जब वो मटेरियल नाउन इंपॉर्टेंट हो जाए। से फॉर एग्जांपल, एक दूसरा एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूं जो पेपर में पूछा गया था। क्वेश्चन ये पूछा गया था कि द कॉटन, मैं यहां पर बोल रहा हूं, आप मेरी बात ध्यान से सुनना, ठीक है। द कॉटन इज अ कैश क्रॉप। तो क्या हमने सारे कॉटन की बात की है? क्या हमने किसी खास कॉटन की बात की है? नहीं। यानी कि कॉटन से तो हम बहुत सारी चीजें बनाते हैं, तो ये एक मटेरियल नाउन है। तो मटेरियल नाउन है तो इसके पहले द नहीं आएगा, हम क्या कहेंगे? कॉटन इज अ कैश क्रॉप। ये क्वेश्चन पूछा गया है पेपर में। लेकिन अगर मैं कहूं से फॉर एग्जांपल कि जो कॉटन केरला का है, केरला का जो कॉटन है, केरला से जो कॉटन आता है वो बहुत फाइन क्वालिटी का होता है। तो अभी यहां पे हमने सारे कॉटन की बात नहीं की है, हमने स्पेसिफिक, हमने डेफिनेट, पर्टिकुलर कॉटन की बात की है। तो मैं कहूंगा द कॉटन फ्रॉम केरला इज ऑफ वेरी फाइन क्वालिटी। इसका मतलब ये है कि जब कोई भी मटेरियल नाउन निश्चित हो, डेफिनेट हो, तभी उसके पहले द आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। तो इसी तरीके से इस सेंटेंस को अगर पढ़ के देखो, क्या आपको लग रहा है कि वाटर किसी खास तरह के वाटर की बात की हमने? नहीं, यानी कि यहाँ पे आर्टिकल द नहीं आएगा, फर्स्ट पार्ट में है। दिस इज वेरी इजी।
अब इस वीडियो में आप देखो आपको कितनी सारी इन्फॉर्मेशन मिल रही है। मैं कहूँगा कि आप उसे नोट्स बनाते रहो, टाइम टू टाइम उसे रिवाइज करते रहो, एंड दैट इज गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल फॉर योर एग्जामिनेशन गाइस। और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक तो करना बनता है यार। इसका एक्सप्लेनेशन मैंने लिख दिया है कि आर्टिकल इज नॉट यूज्ड बिफोर अ मटेरियल नाउन until and unless it becomes specific or definite। जब तक वो निश्चित ना हो जाए तब तक नहीं यूज करेंगे। ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ही स्टडीज इन एन यूरोपियन यूनिवर्सिटी। वंस अगेन यहाँ पर फिर से मैं क्या करूँगा, कोई काम नहीं करना, बहुत आसान है। हम करेंगे क्या यहाँ पे कि जो यूरोपियन है इसे हिंदी में मैं बोल लूँगा। क्या लिखा गया, यूरोपियन। देखना ये तो य आ गया, या तो क और ग के बीच आ गया। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर एन नहीं आएगा, क्या आएगा, अ यूरोपियन आएगा। आप उठा करके तो देखो, आप क्वेश्चन करके देखो, 1000 क्वेश्चन करो, 100% क्वेश्चन करेक्ट होगा जो तरीका मैंने आपको बताया, क और ग, अ से अ, दैट्स इट। कोई टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है। टेंशन क्यों लेनी है, मैं हूं ना, सब कुछ पढ़ा के भेजूंगा। तो इसलिए क्या हो जाएगा, अ यूरोपियन। नेक्स्ट, गेटवे ऑफ इंडिया इज अ पॉपुलर डेस्टिनेशन इन मुंबई। एक बात याद रखना, यहाँ का भी एक रूल याद रखना, जितने भी हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स होती है, मॉन्यूमेंट्स होते हैं, उनके पहले हमेशा आर्टिकल द आता है। जैसे ताजमहल, कुतुब मीनार, रेड फोर्ट, गेटवे ऑफ इंडिया, ये सब क्या, हिस्टोरिकल एंशियंट बिल्डिंग। एंशियंट का मतलब होता है प्राचीन, बहुत प्राचीन कोई भवन है, उसके पहले आर्टिकल द का यूज जरूर करेंगे। हमेशा आपने सुना होगा द ताजमहल, द रेड फोर्ट, द कुतुब मीनार, द गेटवे ऑफ इंडिया। तो इसलिए गेटवे ऑफ इंडिया भी एक प्राचीन भवन है, एंशियंट बिल्डिंग है, इसलिए इसके पहले क्या होगा, द गेटवे ऑफ इंडिया। रूल लिख लेना जो मैंने बोला, वीडियो पॉज करके रिपीट करके। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज गाइज, द ओल्ड मस्ट गिव प्रॉपर गाइडेंस टू द यूथ। दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो मैं यहाँ पर एक रूल आपको बता देना चाहता हूँ। सबसे पहले याद रखना कि कैसे हम सेंटेंस को इंटरप्रेट करते हैं। ह्यूमन क्वालिटीज होती है, कुछ इंसानों के गुण होते हैं। इंसानों के गुण कैसे होते हैं, जैसे आपने सुना होगा कि कोई लोग ब्लाइंड होता है, बिल्कुल ये ह्यूमन क्वालिटी है। कुछ लोग डेफ होते हैं, बहरे होते हैं। कुछ लोग बिल्कुल डम्ब होते हैं, ठीक है, नहीं बोल सकते हैं, ठीक है। कुछ लोग ऑनेस्ट होते हैं, ईमानदार होते हैं। मैं यहाँ पर लिखने की कोशिश कर रहा हूँ विद द हेल्प ऑफ माउस। सो गाइज आप मुझे सुन पा रहे हो तो शायद हैंड राइटिंग भी समझ लोगे। जब ऑनेस्ट होते हैं तो कुछ लोग हम कह सकते हैं कि डिसऑनेस्ट भी होते हैं, बिल्कुल ठीक है। ह्यूमन क्वालिटीज़ ही होती है कि कुछ लोग ओल्ड होते हैं, कुछ लोग मतलब उम्र ज़्यादा हो जाती है, तो ह्यूमन क्वालिटीज़ ये भी कह सकते हैं। कुछ लोग यूथ भी होते हैं, बिल्कुल ठीक है। ह्यूमन क्वालिटीज़ में एक चीज़ हम और भी कह सकते हैं कि कुछ लोग ब्रेव होते हैं, बहादुर होते हैं, ये भी तो ह्यूमन क्वालिटी है। जी हाँ बिल्कुल। तो जब ह्यूमन क्वालिटी ब्रेव है तो कुछ लोग कावर्ड भी होते हैं। जी हाँ बिल्कुल सही कहा सर आपने। साथ ही साथ हम कहेंगे कि इसमें बहुत सारी चीज़ें आप ऐड कर सकते हो। एम्प्लॉयड कर सकते हो, अनएम्प्लॉयड कर सकते हो, हैंडीकैप्ड कर सकते हो। मतलब ओवरऑल आपको बात समझ आ गई कि हम जब किसी ह्यूमन क्वालिटीज़ की बात करते हैं तो बच्चों ध्यान रखना, जब आप इसमें पुअर भी आ सकता है। पुअर तो वर्ड काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार पेपर में पूछा गया। पुअर हो गया, फिर मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ, साथ ही साथ रिच भी लिख सकता हूँ, ये भी ह्यूमन क्वालिटीज़ है। तो जब कभी भी आप इन पूरे ह्यूमन क्वालिटीज़ का अगर प्लूरल बनाने की कोशिश करो, यू हैव टू यूज़ आर्टिकल द, दैट्स इट। अगर आपने आर्टिकल द का यूज़ कर दिया तो यानी कि ये इनका प्लूरल फॉर्म बन जाता है। जब आप कहोगे अ ब्लाइंड पर्सन, ठीक है, यानी कि एक, लेकिन अगर आप पूरे ब्लाइंड पर्सन को रिप्रेजेंट करना चाहते हो, जितने भी ब्लाइंड लोग हैं, तो आप क्या कहोगे, द ब्लाइंड। जब आप एक गरीब की बात करोगे तो अ पुअर पर्सन, लेकिन जब आप पूरे गरीब की बात करते हो, पूरे कौम की बात करते हो, तो उसके पहले आर्टिकल द यूज होना चाहिए। अब हम वापस चलते हैं सेंटेंस पे, अब देखना कितना आसान हो जाएगा। ओल्ड के पहले द है, यानी कि हमने पूरे ओल्ड लोगों की बात की है। द ओल्ड, जितने भी ओल्ड लोग हैं, मस्ट गिव प्रॉपर गाइडेंस, उन्हें प्रॉपर गाइडेंस देना चाहिए। किसे, किसी एक यूथ को देना चाहिए, युवा को, या पूरे यूथ को देना चाहिए। सर पूरे यूथ को देना चाहिए, इसलिए यहां पर हमने क्या यूज किया है, यूथ के पहले आर्टिकल द का यूज कर दिया है। इट मीन्स व्हाट, वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट द होल यूथ, यानी कि ये भी ठीक है। इसका मतलब ये है कि इस सेंटेंस में नो एरर है। वी गो फॉर ऑप्शन नंबर 5, नो एरर, दिस इज परफेक्टली फाइन। ठीक है गाइस, आई होप आपको ये समझ आया होगा। ये बिल्कुल आप याद रखना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। ओके, सो इसका एक्सप्लेनेशन तो खैर मैंने दे ही दिया आप लोग को, नो एरर है इसमें, बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। ऑल द प्लैनेट्स इन आवर सोलर सिस्टम रिवॉल्व अराउंड अ सन। देखो बेटा याद रखना कि जितने भी हेवनली बॉडीज हैं, हेवनली बॉडीज या फिर सेलेस्टियल बॉडीज, इसका मतलब ये होता है कि आपने जरूर जियोग्राफी में पढ़ा होगा बचपन में, हिंदी मीडियम में, आकाशीय या खगोलीय पिंड।
तो जो आकाशीय या खगोलीय पिंड होता है उसी की इंग्लिश होती है हेवनली और सेलेस्टियल बॉडीज़। आकाश में, आसमान में जो भी बॉडीज़ होते हैं या फिर जो चीज़ दुनिया में एक है, उसके पहले आर्टिकल द का यूज़ जरूर करना चाहिए। तो सन एक हेवनली बॉडीज़ भी है, सेलेस्टियल बॉडी भी है, और सन पूरी दुनिया में कितना है, एक भी है, इसलिए इसके पहले आर्टिकल द का यूज होना चाहिए। तो एरर कौन से पार्ट में हम करेंगे, फोर्थ पार्ट में एरर है। इसका एक्सप्लेनेशन क्या हो जाएगा बच्चों, ध्यान दो, इसका एक्सप्लेनेशन होगा कि यहाँ पर एक जगह पे द हो जाएगा, यानी कि आर्टिकल द इज यूज्ड बिफोर अ हेवनली और सेलेस्टियल बॉडी। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें आपको समझ आई होगी। जितनी भी इंफॉर्मेशन मैंने दी है, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप इन सारी चीज़ों को याद करो, लिखो, समझो। कोई भी डाउट है आप बेहिचक मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछो, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। सो गाइज, आज की क्लास के लिए इतना ही रहने देता हूँ। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू मी गाइज। मिलते हैं अगली क्लास में एक नए सीरीज के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, अच्छे से पढ़ें, भगवान आपका भला करे। थैंक यू वेरी मच गाइज।